तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमने किससे? वर्क से। वर्क को हम लोगों ने तीन तरीके से अभी तक के डिफाइन किया है। सबसे पहला तरीका क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। दूसरे हमने इसकी डेफिनेशन क्या, ये 1 मार्क में पूछता है। दूसरे हमने इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। और तीसरी हमने डेफिनेशन क्या देखी थी? एरिया अंडर आगे बोलो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। याद आ रहा है? ऐसा डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया बना था। तो देखो ये एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो तीन तरीके से हम लोगों ने वर्क को अभी तक के डिफाइन किया है। वर्क के लिए आपने तीन तरीके से डेफिनेशन लिखी है। इसमें जो सेकंड नंबर की है ना उसको आप लोग लिख लेना और ये वाला एक्सप्रेशन लिख देना एफ डॉट डी। सेकंड वाला क्या था? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इट इज सेड टू बी वर्क डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड causes the displacement in the direction of force। ये डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? वेरिएबल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होता है। याद आ रहा है? फोर्स वर्क डन क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या लिया था? छोटा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया था। याद आ रहा है इसका डेरिवेशन? इसका डेरिवेशन याद आ रहा है? फिर फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा था? 3 डायमेंशन में एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये सब कुछ लिखा हुआ था हमने। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो ये वाला एक डेरिवेशन आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो दो चीजें, सबसे पहला वर्क की डेफिनेशन, जो बच्चे लेट आए हैं, वर्क की हमने तीन डेफिनेशन देखी। सबसे पहली है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स causes the displacement in the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसको हम वर्क डन कहते हैं। और तीसरा हमने क्या देखा था? एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज नोन एज वर्क डन। तो तीन डेफिनेशन हमारे पास रेडी है। उसके बाद ये वाली डेरिवेशन हमको याद से करके जाना है एग्जाम के लिए। क्या? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। याद आ रहा है? इसका हम लोगों ने निकाला था वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, x1 से लेके x2 प्लस y के लिए प्लस z के लिए। ये वाला डेरिवेशन याद आ रहा है ना? पेज पलट के देखते जाओ। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को करके जाना है। उसके बाद तीसरी चीज हम लोगों ने देखी थी क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? कोई भी बॉडी अगर मोशन में है उसके पास वेलोसिटी है तो जो एनर्जी वो होल्ड करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने क्या देखा था? पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन देखी थी, द एनर्जी हेल्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। देखो ना पेज पलट के, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन क्या है, कन्फिगरेशन क्या है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ हाँ, तो यहां तक कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके हिसाब से क्या था? नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। उसके बाद जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तब हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पिछली क्लास में तो पढ़ा है हम लोगों ने, पिछली की पिछली क्लास में। ये दो चीजें याद रखना है आप लोगों को, नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। पेज पलट के देखते जाओ, ये सारी चीजें हम डिस्कस की हैं। जितने भी इसके ऊपर फोर्स लगे हैं वो सारे के सारे फोर्स मिलके जो भी इसके ऊपर नेट वर्क करेंगे ना, वो हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या था? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है तो इन दोनों को अभी सेपरेट लिख लो, क्योंकि बार बार इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है आगे। नेट वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नोन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलो अब हेडिंग डालिएगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थोड़ी ना होती है। पोटेंशियल एनर्जी और भी कई तरीकों से आ सकती है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। आप खुद देखो, अगर ये मैग्नेट है एक, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैंने इसके पास एक और मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में ले आया तो ये बहुत अपोज करता है इसको जब पास में लाएंगे, लेकिन मैंने इसको ना ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो क्या लगता है, दूर भागेगा या नहीं? ये भागेगा, क्योंकि इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक गुलेल जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पत्थर को पीछे खींचते हैं, तो वो जो उसमें रबर लगा होता है उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। जैसे ही हम छोड़ते हैं, देखो पत्थर को कितना तेजी से आगे फेंक देता है, उसके पास भी एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है ये ना, आपको ऐसी दिखेगी नहीं, ये उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण मिलेगी। एक स्प्रिंग है, इसके पास एनर्जी है कि नहीं है हमको नहीं पता चलेगा। आप उसको खींच के रखोगे, जैसे ही छोड़ोगे वो तुरंत अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, खाली स्प्रिंग की फोटो देखने से पता नहीं चलेगा। लिखिएगा हेडिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंजर्वेटिव फील्ड्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंजर्वेटिव फील्ड्स। तीन टाइप की कंजर्वेटिव फील्ड हम लोगों ने देखी है। सबसे पहली कौन सी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड। दूसरी क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और तीसरी क्या थी, स्प्रिंग फोर्स। बस तीन ही तो कंजर्वेटिव फोर्सेस है हमारे पास, तीन ही कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला वाला, लिखिएगा नंबर 1, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दूं, ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंजर्वेटिव फील्ड्स। उसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखो ये नेचर का रूल है कि कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास है, कुछ भी मास हो, पता है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या हमारी अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हमारा मून किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी जिसके भी पास मास हो, क्या आपके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ना डिपेंड करता है मास पे। अर्थ का मास कितना ज्यादा है, इसलिए वो फोर्स हमको फील होता है। पता है आपको, अगर आप स्पेस में कोई भी दो बॉडीज को ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप रख दीजिए, स्पेस में जहां किसी और बॉडी का इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, पता है ये दोनों एक दूसरे से पास आके चिपक जाएंगे, क्योंकि मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव। तो ये दोनों एक दूसरे को अपने करीब ले आएंगे। तो मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा मून है, इन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी का फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। आगे चल के ना आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ना है ग्रेविटेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ना पूछ लेता है कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको आप लिखिए। 3 मार्क्स में पूछता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको लिखवा रहा हूं। तो सबसे पहला आप लोगों ने लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें ए करके लिखिएगा। ए ए फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, for two particles of mass m1 and m2 separated by a distance r, separated by a distance r, gravitational potential energy is equals to gm1 m2 upon r। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने लिखा है a for two particles of mass m1 and m2 separated by a distance r। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज जी m1 m2, ये m2 है, m1 m2 डिवाइडेड बाई r। तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी, r क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस। इन दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जी m1 m2 अपॉन r। अब लिखिएगा इसमें b, इफ द बॉडी ऑफ मास m, if the body of mass m, small m, is at height h, is at height h from the surface of earth,
अब देखो अर्थ की सरफेस से कोई h डिस्टेंस के ऊपर बॉडी है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाँ, अभी तक के इतनी बार लिख चुके हो आप लोग, बोलो। mgh। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ड्रॉ कर लो इसको भी। इसके बाद नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो जी है ना, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग इसको बस लिख दीजिएगा, वेयर जी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड। अब नेक्स्ट ईयर 12th में हम लोगों को ना चार्जेस के बारे में पढ़ना है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लिखिएगा इसमें ए करके, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। दो आपने चार्ज लिए, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव में, हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव में, हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस r लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। एक्चुअली 1/4πε0 को ना हम लोग एक कांस्टेंट से भी लिखते हैं, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन r। तो ये फॉर्मूले तो नेक्स्ट ईयर हम लोग को पढ़ना ही है। 1/4πε0 को ना हम लोग k लिख देते हैं, तो फॉर्मूला याद करने में इजी हो जाता है। देखो पिछला वाला फॉर्मूला क्या था, Gm1m2 अपॉन r। अगर मास के बदले क्या है, चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन r, जहां पे k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, r क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। इसके बाद इसमें b लिखिएगा, व्हेन अ पॉइंट चार्ज q, व्हेन अ पॉइंट चार्ज q, स्मॉल q, is in an electric field, is in an electric field where potential is V, capital V, then potential energy is equals to QV. Then potential energy is QV. उसके बाद नंबर 3 लिखिएगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एक स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हम लोगों को डिस्कस करना है। लिखिएगा नंबर 3, स्प्रिंग फोर्स फील्ड। स्प्रिंग फोर्स फील्ड, इसके अंदर लिखिएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हमको डिफाइन करना है। ये 1 मार्क में पूछता है, तो इसके अंदर ना हम लोग छोटा सा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसमें डैश करके लिखिएगा। देखो ये एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ है कुछ 10 सेंटीमीटर, मैं चाहता हूं इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा। सर वर्क, हाँ मैंने देखो फोर्स लगाया, फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही तो वर्क होता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी इसका स्ट्रेचिंग होगा। या मैं चाहता हूं कि ये कंप्रेस होके 5 सेंटीमीटर की रह जाए, तो इसके चक्कर में भी मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी हम इसके ऊपर वर्क करते हैं ना, वही इसमें ना एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। भाई किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर इस स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी आ गई है, तो वो इसको एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड की होगी। और मैं कैसे प्रोवाइड करता हूं, इसको वर्क के फॉर्म में। मैं इसके ऊपर वर्क करता हूं, देखो मैंने फोर्स लगाया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। मैंने वर्क किया, वही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आया? जैसे कि देखो एक पत्थर को उठा के आप किसी बिल्डिंग के ऊपर लेके जाते हो, तो आपने पत्थर में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने वर्क किया है, लेकिन ऊपर जाने पे उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। उसको छोड़ोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण नीचे चला जाएगा। समझ में आया ना?
लिखिएगा, वर्क डन टू स्ट्रेच, वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग, वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय एक्स, स्मॉल एक्स। जब स्प्रिंग के ऊपर आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है तो उसकी नेचुरल लेंथ रहेगी, ना तो वो कंप्रेस्ड है ना तो वो स्ट्रेच्ड है। तो उसका जो एंड पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये अभी x इक्वल टू 0 पे है। अभी देखो आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी या कम कर दी, बढ़ा दी, तो हम लोग बोलेंगे इसकी लेंथ बढ़ गई, इसमें पॉजिटिव x का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस एक्स का उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, याद रहेगा। तो देखो मैंने अभी क्या किया, एक स्प्रिंग थी, अभी इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स की वैल्यू 0 बोलने का मतलब ये है कि स्प्रिंग जैसी थी ना, आपने एज इट इज उसको रखा हुआ है, तो उसका जो एंड पॉइंट है ना, उसको हमने कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं किया, तो एक्स की वैल्यू 0 है। ये हमारी स्प्रिंग रखी हुई है, इसका एंड पॉइंट जहां था ये वहीं पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे हम लोग एक्स को 0 मानते हैं। अब इसका एंड पॉइंट यहाँ नीचे जाएगा, इसमें इलोंगेशन हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव है। अगर ये इधर जाएगा तो एक्स क्या है, निगेटिव है। उल्टे में भी ऐसे ही होगा, अगर स्प्रिंग ऐसी रखी हुई है तो देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेस हो गई। अगर इसको मैंने खींच दिया तो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इलोंगेशन हुआ है। इलोंगेशन हुआ मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेस हुई मतलब वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्या किया, खींचा। अब यहाँ पे ना x की वैल्यू 0 से हट के अब x1 हो चुकी, ठीक है। यहां पे भी मेरा मन नहीं माना, मैंने क्या किया, इसको और लंबा खींच दिया, और लंबा। अब इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, x2। ये देखो ये x1 थी, इसको मैंने और खींच दिया, x2। अब देखो स्प्रिंग की पुरानी पोजीशन ये थी, इसको यहां से यहां पे लाने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। भाई फोर्स लगाऊंगा तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस स्प्रिंग के पास, अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा तो क्या होगा, ये यहीं पे रह जाएगा, नहीं, ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के पास एक एनर्जी है जिससे उसको वो वापस से खींच लेगी। तो वो एनर्जी उसके पास कहां से आई, मैंने जो वर्क किया था ना वही उसमें स्टोर हो गया। आप गुलेल लेके आते हो, उसमें बस पत्थर रखते हो, क्या वो दूर चला जाता है, नहीं, उसको पहले पीछे खींचना पड़ता है। वर्क करोगे वही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही छोड़ते हो तो फिर वो पत्थर को आगे फेंक देता है। तो वैसे स्प्रिंग है। तो देखो स्प्रिंग को जब भी आप खींचते हो ना, क्या स्प्रिंग बहुत आसानी से खींचा जाती है, क्या स्प्रिंग बहुत इजीली खींचा जाती है क्या, कि वो अपोज करती है, वो अपोज करती है। अगर उसको खींचोगे ना तो भी वो अपोज करेगी, और अगर उसको कंप्रेस करोगे तो भी वो अपोज करेगी, हमेशा अपोज करेगी। तो देखो मैं यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे ना एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, वो किस डायरेक्शन में रहेगा, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि अपोज कर रही है यार। तुम इसको ऐसा खींचना चाहोगे ना तो स्प्रिंग तुमको इस डायरेक्शन में खींचेगी, एफएस। और इसका उल्टा देखो, कि मान लो अगर मैंने, ये हमारी स्प्रिंग है, इसको मैं अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, एफ ई मतलब एक्सटर्नल फोर्स, इस तरफ धकेल रहा हूं, तो स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस साइड डायरेक्शन में हो गया यार स्प्रिंग फोर्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहां पे भी देखो तुम खींचने की कोशिश कर रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड। दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग ना कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स का आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है माइनस के एक्स। इसको लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षर में। मैंने लिखवाना शुरू कर दिया है कि स्प्रिंग के बारे में। हाँ, तो यहाँ पे ना सबसे पहले ये डायग्राम बना लीजिए। कौन सा डायग्राम, ये तीनों डायग्राम को बना लेना, छोटा छोटा बना लेना, इतना बड़ा नहीं। तो ये हमारी पहली पोजीशन थी, वहां पे एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है। इसकी डेफिनेशन,
पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखवा दिया हूं ना, हाँ बस अब इसको बनाना शुरू करो। लिखवाया ना, वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ, किसी भी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक के मूव करने के लिए, करने के कारण उसमें जो आप वर्क डन करते हैं वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। देखो हमने लिखा है वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय एक्स, ये एक्स डिस्टेंस तक के हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट किया है, उसके लिए जो हम वर्क डन करते हैं ना वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहलाता है। उसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहां पे एफ एस क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डेफिनेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए। अच्छा देखो फोर्स जो है ना वो है न्यूटन में, और एक्स जो है वो मीटर में। तो बताओ के की यूनिट क्या हो जाएगी। देखो एक्स नीचे आएगा, देखो ना के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स। अभी माइनस माइनस को छोड़ो, हम यूनिट देख रहे हैं। यह न्यूटन में और यह मीटर में, न्यूटन पर मीटर। यानी कि किसी स्प्रिंग को 1 मीटर दबाने के लिए आपको कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखो ये एक स्प्रिंग है, इसको मैं चाहता हूं 1 मीटर तक के कंप्रेस करना, तो इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। आप देखो यहां पे कि यहां पे मैं दो स्प्रिंग बना रहा हूं। एक स्प्रिंग है ये वाली, और दूसरी स्प्रिंग है ये वाली। दोनों को मैं 1-1 मीटर तक के कंप्रेस करना चाह रहा हूं। अब बताओ इस स्प्रिंग में मैं बता रहा हूं आपको कि इस स्प्रिंग में ना मुझको लगता है 10 न्यूटन का फोर्स फॉर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स फॉर 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 10। अच्छा एक बात बताओ, ये मोटी सी स्प्रिंग दिख रही है, इसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। ऑब्वियसली ज्यादा होगी यार, उसमें अगर 10 न्यूटन लग रहा है, इसमें कितना फोर्स लगता है, 50। कुछ और बोल दो बेटा, 25। इतनी मोटी स्प्रिंग बनाया हूं, और ज्यादा, और ज्यादा, 500 मान लेते हैं, इसकी कुछ तो इज्जत करो। तो इसमें पता है आपको 500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो के क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, 500। तो आप समझ जाना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा, उसको उतना ज्यादा फोर्स लगेगा आपको 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए, चलिए लिखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट डैश करके, और इसके ऊपर स्टार बना लीजिए। बहुत 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 बार पूछा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यूनिट का मतलब होता है 1 मीटर हो चाहे 1 mm हो। देखो के को हम ऐसा भी तो डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन पर mm, यानी 1 mm के लिए कितना न्यूटन का फोर्स चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, 1 मीटर के लिए, 1 mm के लिए। समझ में आ रहा है ना कि 1 mm के लिए इतना, तो आप 1 मीटर के लिए ऑब्वियसली निकाल लोगे 100 से उसको, 1000 से उसको मल्टीप्लाई करके। तो लिखिएगा क्या लिखा हमने, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट in a elastic spring is known as spring constant और stiffness। बोर्ड पे लिखा हुआ है, और stiffness। ये स्प्रिंग बड़ी स्टिफ है यार, इसका मतलब ना उसको आप दबा नहीं पा रहे हो। जैसे आपने शॉकअप में देखा होगा, एक पतली वाली स्प्रिंग होती है, एक बहुत मोटी स्प्रिंग होती है। जितनी मोटी, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उसको हम उतना स्टिफ कहेंगे, तो इसको स्टिफनेस भी कहते हैं। अच्छा डायमेंशन बताएगा कोई के डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा,
ऊपर देखो फोर्स है ML T-2 और नीचे क्या है, लेंथ है, तो L लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये M L नहीं लिखते, सीधा लिख देते T-2। L जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, MT-2, तो ये इसका डायमेंशन है। ये भी पूछता है एग्जाम में, तो हमको याद नहीं करना है, हमको न्यूटन का पता है तो सब बना सकते हैं हम लोग। तो यहां तक के हो गया, यहां तक के कोई समस्या? चलो, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो -kx होता है, -kx। ये माइनस क्यों आता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स। आप इधर दबाते हो स्प्रिंग को, फोर्स इस तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है, इसलिए ना माइनस साइन है। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स और एफ दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है और कुछ नहीं। हमको तो क्वेश्चन बनाते समय ना सिर्फ फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी, हम लोग के इंटू एक्स करके, स्प्रिंग फोर्स पूछेगा तो के इंटू एक्स करके निकाल लिया करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, तो क्या आप लोग ये प्लॉट कर पाओगे, ये वाला ग्राफ? बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन बनेगी कि पैराबोला बनेगा कि सर्कल बनेगा कि हाइपरबोला बनेगा, क्या बनेगा? बिल्कुल सही। इक्वेशन में कहीं पे भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ एक्स की पावर 1 दिख रही है, एफ की पावर भी 1 दिख रही है। याद करो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू, क्या ये फॉर्मूला देखा देखा नहीं लग रहा है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें c क्या होता है आखिरी में, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को उड़ा दो, क्या बिल्कुल उसके जैसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलने वाली है। तो चलो इसका हम लोग ना डायग्राम बना लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैसा आपको दिखेगा। तो देखो ये है एक्स और ये है स्प्रिंग फोर्स। हाँ, आपको पता है कि अगर आप लोग y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, या y इज इक्वल्स टू, देखो ये एम एक्स प्लस सी का मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमेशा स्लोप ऐसा बनता है, और ये c का मतलब होता है कि उसको ये यहां से कितना ऊपर में कट करेगा, तो ये डिस्टेंस ना c होती है। तो एक बात बताओ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स का डायग्राम बना सकते हैं? स्लोप पॉजिटिव है मतलब वो स्लोप इस तरफ को रहेगा, ऐसा ऐसा रहे, ऐसा रहे, मतलब ये 90 से जस्ट नीचे ही रहेगा कहीं ना कहीं। और c की वैल्यू 0 है, मतलब ये कहां से क्रॉस होगा, ओरिजिन से पास होने वाला है, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है। c की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स, है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। और y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है कि अब वो ना ये वाले क्वाड्रेंट में आपको देखने के लिए मिले। तो देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं बनाऊं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। आप ओवरब्रिज में जब भी जाते हो, जब भी आप ओवरब्रिज चढ़ते हो, ये वाला स्लोप पहले आपको मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। जो बाद में मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। देखो प्लस सी लिखा था इसलिए मैंने ऊपर में कट किया है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी बोलता तो ये माइनस सी से कट करते, यहां से नीचे आ जाते सी डिस्टेंस। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो क्या कोई बच्चा यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का बना सकता डायग्राम? ओरिजिन से पास होगा, ये है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। y की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो फोर्स लिखा हुआ है, माइनस m की जगह पे क्या लिखा हुआ है, k, और x की जगह पे क्या है, x। तो सेम डायग्राम ना यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं, यहां पे बनाएंगे हम लोग एक्स और यहां पे बनाएंगे स्प्रिंग फोर्स। तो इसके बीच में जो डायग्राम बनता है ना, वो ऐसा बनता है, ये यही है हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी ये y क्यों लिख रहा हूं मैं, एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, उसका डायग्राम ये है। तो हम लोग समझ गए डायग्राम कैसे बनता है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई वर्क डन बता सकता है?
एरिया अंडर द कर्व। आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो वर्क डन आपको कहां से कहां निकालना है, मैंने बोल दिया आपको x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू समथिंग x के ऊपर आपको निकालना है। x इज इक्वल टू एक्स एम, कुछ भी एक नाम दे दिया मैंने। तो x इक्वल टू 0 कहां है, यहां पे है। x इक्वल टू एक्स एम कहां पे है, यहां पे है, ये देखो एक्स एम। तो यहां तक के देखो ये आपका कर्व है, तो इसके नीचे का एरिया, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। भैया अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम लेना है तो इसके नीचे का तो नहीं ले लोगे, कहा इनफाइनाइट तक तुम ना जाओगे, आपको यही लेना पड़ेगा, इस तरफ यहां पे लेना पड़ेगा। तो एरिया अंडर द डायग्राम, तो देखो ये एरिया आप लोग निकाल सकते हैं क्या, ट्राइंगल है ये, निकालो। एरिया इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू, बताओ, हाफ, बताओ ना, हाफ एफ एस इंटू एक्स। भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स है ना, यहाँ पे ये देखो ये एफ एस की वैल्यू है कुछ ना कुछ ये वाली, और यहां तक के डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स एम। भाई कुछ ना कुछ फोर्स है वहां पे, और यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ एफ एस इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ एफ एस क्या होता है, के एक्स इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स अभी आपने लिखा था ना ये, के एक्स, और सामने क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस। तो यहां पे मैंने लगा दिया सामने माइनस, तो देखो ये क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हमने दो चीजें यहां पे निकाल ली हैं। अच्छा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की, जो हमने वर्क डन किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, ये जो हमने इसके ऊपर वर्क डन किया है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, जो भी वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। यहाँ पे हमने ये वाला वर्क डन किया तो यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कितना समझ में आया। तो ये वाला वर्क डन यहाँ पे निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, एक छोटी सी गड़बड़ है, माइनस एफ एस, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस एफ एस। तो ये वाला माइनस सामने आया, और एफ एस ऑलरेडी क्या होता है, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। उस डायरेक्शन में करोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भले फोर्स वहां पे पॉजिटिव है लेकिन एक्स कैसा है, वहां पे नेगेटिव है, तो ऑलरेडी एक माइनस साइन आपके पास होगा, और एफ एस क्या होता है, माइनस के एक्स, तो वहां पे पुट करोगे तो आपको फिर से पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी होता है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस हेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। शुरुआत में ही हम लोगों ने डिफाइन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, जो भी आप इसके ऊपर वर्क करोगे, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्स एम लिखा है डिस्प्लेसमेंट को, एक्स एम लिखो, एक्स पी लिखो, सिंपल एक्स लिखो, कुछ भी लिखो, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका स्क्वायर इंटू हाफ के। तो देखो दो फॉर्मूले आ चुके हैं आज की क्लास में हमारे पास। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स, और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को एकदम दिमाग में फीड कर लो। वर्क डन पूछे या पोटेंशियल एनर्जी पूछे, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना समझ में आ रहा है। चलिए तो फिर नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक लिखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक इलास्टिक स्प्रिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। इसके पहले एक छोटी चीज देखो, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। यहां पे एक रोप से एक छोटा सा बॉब बंधा हुआ है, अब ये स्टेशनरी रखा हुआ है, अभी इसकी एनर्जी कितनी है ये बताओ? 0। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ना रेफरेंस लाइन है, यानी कि यहां पे हम लोग हाइट को 0 मानते हैं। यहां पे हाइट कितनी है? 0। सब कुछ इसके ऊपर शुरू होता है। तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी? ना तो ये मूव कर रहा है, ना तो ये ग्राउंड से ऊपर रखा है, तो एनर्जी कितनी होगी? 0। अब सोचो, इसको मैंने उठा के यहां पे लेके आ गया, ये इसकी पहली पोजीशन है। पता है ये ग्राउंड से कितना ऊपर आ गया? ये ऊपर आ गया mgh, मतलब ये h ऊपर आ गया, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसके पास हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कितनी हो जाएगी? mgh। ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे है अभी, मतलब जहां तक के मैंने उठा के ले गया था इसको, तो इसके पास अभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना, तो इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली यहां तक के बढ़ती रहेगी। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0, क्योंकि ये तो भाई ग्राउंड स्टेट पे आ चुका है। लेकिन इसके पास यहां से यहां आते तक की क्या ये रुक जाएगा? नहीं, ये तो बहुत स्पीड में होगा, यहां पे इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगी। तो पता है यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे क्या होती है? इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मान लो यहां पे इसके पास जो एनर्जी थी वो थी 100 जूल, तो ये वाली पोजीशन पे इसकी जो, इसको मैंने E1 नाम दे दिया, यहां पे 100 जूल है। एक बात बताओ, ये जब यहां पे आएगा बिल्कुल बीचों बीच E2, तब इसके पास एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल। भाई एनर्जी को ना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसने डिस्ट्रॉय नहीं किया? तो यहां पे जो E2 होगा ना, वो भी कितना होगा? 100 जूल। लेकिन एक खास बात है, ये जो पहला वाला पॉइंट था, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, आपने पकड़ के रखा हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहां पे? मैक्सिमम, यानी कि 100। और कोई तो एनर्जी है नहीं इसके पास। लेकिन जब वो बीच में आ गया, बिल्कुल बीचों बीच है, इसका मतलब अब उसके पास एक मोशन वाली भी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और हाइट कम हो गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो पता है यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसी अंदाजे से बोल रहा हूं मैं, हो सकता है 50, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी? 50। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसके पास पॉइंट 3 पे एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल। इसके पास इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 100 जूल। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में। कोई फ्रिक्शन विक्शन एयर का है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे वापस से इसके पास, अब देखो, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ना हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। क्या टोटल एनर्जी कहीं पे चेंज हुई? कहीं भी चेंज नहीं हुई। आप देखो, इसको h हाइट पे रखो, चाहे h/2 पे रखो, चाहे 0h पे रखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी चेंज नहीं हुई। तो यहां पे ना अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं कि h के साथ में एनर्जी में क्या फर्क पड़ता है, मैंने h को बार बार चेंज किया। इस साइड जब मैं लेके जाता हूं और एक बार उस साइड लेके जाता हूं, तो देखो यहां से ये लिख दिया मैंने नेगेटिव एच, मतलब इस तरफ जब चढ़ता है ना तो मैं नेगेटिव एच बोल देता हूँ, इस साइड जब चढ़ता है तो उसको मैं पॉजिटिव एच बोल देता हूँ, ऐसे समझने के लिए। तो देखो, शुरुआत से लेके आखिरी तक के इसके पास एनर्जी कितनी थी? 100 जूल। क्या कहीं पे भी इसकी एनर्जी चेंज हुई? नहीं। यहाँ पे 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल, 100 जूल। मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ पे नेगेटिव एच है। नेगेटिव एच मतलब समझ जाओ कि लेफ्ट साइड के टॉप मोस्ट पॉइंट पे। नेगेटिव एच मतलब नीचे मत समझ जाना। यहाँ पे पहुंच गया है वो, तब भी इसके पास एनर्जी कितनी थी? 100 जूल थी। तो देखो, शुरुआत से लेके आखिरी तक के इसके पास एनर्जी 100 जूल थी। लेकिन एक बात बताओ, पहले वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? एकदम जब वो टॉप में था, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसके पास उस समय? मैक्सिमम। देखो, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो देखो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी
हाफ साइकिल में मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। तो यहां पे भी देखो हाफ साइकिल में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच गई। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 कम होती है और यहां पहुंच जाती है। काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 बढ़ी, जब वो बिल्कुल बीचों बीच आ गया तब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन गई। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, हाइट कम हो रही है तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है नीचे सबसे जीरो हो जाती है। अब फिर से वो दूसरी साइड ऊपर चढ़ने लगा तो देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। तो ये ग्राफ किसका है, यू का, और ये ग्राफ किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, के का। तो आप लोगों को बोलता है कि किसी एक पेंडुलम के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ बना के दिखाइए। तो आप लोग ऐसा वाला ग्राफ बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहा कि कौन सा वाला के है और कौन सा वाला यू, तो फिर कैसे करेंगे। अरे जो दिख रहा है यू के जैसे वो है यू, देख लो यू कौन सा, यही वाला है ना, और दिख भी कैसा रहा है वो यू के जैसे। तो अब ये तो नहीं पूछोगे सर फिर के कौन सा है, जो बच गया वो के है। क्या डायग्राम समझ में आ गया। तो ये तो मैंने पेंडुलम के लिए आप लोगों को बता दिया समझने के लिए, ताकि अब हम लोग स्प्रिंग के बारे में समझ सकें। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। इसमें भी पता है एनर्जी कंजर्व रहती है। यहां से इससे समझते हैं आप लोग कि एनर्जी देखो हमेशा कंजर्व्ड है। जैसे हम उसको टॉप पॉइंट पे ले गए थे, उस साइड भी जाएगा तो 100 कहीं पे भी चले जाए, इसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, यानी कि सेम टू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो हमारी जो स्प्रिंग है ना, इलास्टिक स्प्रिंग, उसकी एनर्जी भी हमेशा कंजर्व्ड रहने वाली है। कैसे, ये देखो ये एक स्प्रिंग बंधी हुई है, ये इसका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। स्प्रिंग खाली लटकी रहती है ना, तो जहां पे उसका एंड पॉइंट है उसको हम लोग एक्स इक्वल टू 0 कह देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, यहाँ पे मास है, स्प्रिंग का खुद का मास हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, इसके एंड में ना कुछ एक बंधा हुआ है, एक ब्लॉक। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये यहां से आके यहाँ पे रुक जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, ये तो पता है इसको भी पार करके इधर निकल जाएगा। तो ये बार बार ऐसा 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 होगा। जैसे कि पेंडुलम देखो अपनी मीन पोजीशन को बार बार क्रॉस कर रहा था, आपने इस पोजीशन से पेंडुलम को डिस्टर्ब किया था ना, पर वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो इसको पार कर जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर रुक गया तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। पता है आइडियल केस में पेंडुलम को कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप स्पेस में चले गए, या मान लो मून पे चले गए जहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे एक पेंडुलम को ऐसे छोड़ना, तो वो ऐसे ऐसा मूव करता रह जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं, उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है। यहाँ पे क्या है, एयर फ्रिक्शन के कारण ये रुक जाता है। तो हमारा जो ये स्प्रिंग के साथ में जो मास अटैच्ड है ना, देखो जैसे हमने यहां से छोड़ा, इसके पास कौन सी एनर्जी थी अभी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल, क्योंकि मैंने अभी पकड़ के रखा है, स्प्रिंग खिंची हुई है, इसके पास एक एनर्जी स्टोर होके, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मीन पोजीशन से ऊपर निकल जाएगा। और मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इलास्टिक स्प्रिंग है ये, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है ये। मतलब ना कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि ना इस मोशन का अपोज करते हैं और ये थोड़ी देर के बाद ये मोशन रुक जाता है, लेकिन हमारी इलास्टिक जो स्प्रिंग है वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये मोशन पता है हमेशा चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसको जैसे ही मैंने छोड़ा था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहां से मैंने इस स्प्रिंग को खींचना शुरू किया था, तो यहां से लेके जब तक कि यहां नहीं आ जाती इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। भाई पूरा स्ट्रेच इसका खत्म होना चाहिए, लेकिन पता है यहां से यहां आने तक के में इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग अब कंप्रेस हो रही है। तो यहां से स्प्रिंग यहां पहुंच गई, इसके पास अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या करेगी ये, वापस से इसको इस डायरेक्शन में पुश कर देगी। तो ये साइकिल चलता रहेगा। क्या स्प्रिंग की एनर्जी कभी खत्म होने वाली है, अगर आइडियल केस है तो। ना तो रेजिस्टेंस है वहां पे, एयर फ्रिक्शन है, ना तो हमारी स्प्रिंग में कोई फॉल्ट है, तो ये मोशन ना हमेशा चलता रहेगा। तो स्प्रिंग की एनर्जी भी ना हमेशा कंजर्व्ड रहती है। वही हम लोगों को यहाँ पे ना प्रूफ करना पड़ेगा, आपको पूछेगा एग्जाम में। चलिए लिखिएगा, सबसे पहला चीज क्वेश्चन नंबर 1। देखो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, इसके अंदर ना बहुत सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज लिखिएगा नंबर 1, प्रूव दैट
प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, नंबर 1 हमको क्या करना है, प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको प्रूव करना है। तो जब आपको ये पूछेगा एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्प्रिंग का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे अब हमको एक ही डायग्राम बनाना है। यहाँ पे ये हमारा मास था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी ले लूं, 0। मैंने इसको यहां से लेके यहां तक के खींच लिया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इक्वल टू x1। मेरा मन अभी भी नहीं भरा, मैंने इसको और पीछे खींच लिया। अब ये किस पोजीशन पे पहुंच चुका है, x इक्वल टू x2। मैंने इसको इस डायरेक्शन में खींच लिया। इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा और उस वजह से मैंने इसको खींच लिया इस डायरेक्शन में। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि यहां से यहां तक के जो हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है। आप ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक के जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहां तक के किसी ने पहले ही पहुंचा दिया है, आपका काम क्या है, यहां से उसको यहां पे लेके जाना। तो देखो हम लोग निकालते हैं इसको, ये डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर लिखिएगा वर्क डन टू डिस्प्लेस द स्प्रिंग फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। सर मुझे x0 से लेके x1 तक के निकालना है। अरे निकाल लोगे, x1 और x2 के लिए आ जाएगा ना, x1 की वैल्यू 0 रख देना, आ जाएगा वो। वर्क डन टू डिस्प्लेस द स्प्रिंग फ्रॉम पोजीशन x1 टू x2। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर तक के है, x1 से लेके x2 के बीच में। फोर देखो, इसको मैं पूरा बता देता हूं, ये चीज बार बार हम लोग यूज कर चुके हैं। मैंने ऐसा एज्यूम किया ये ना धीरे 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 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वर्क डन निकालूंगा, फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन, फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, और सारे डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो छोटा सा वर्क डन होगा वो किसके कारण होगा, फोर्स इंटू छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो इस साइड मुझको मिल जाएगा वर्क डन और इस साइड मिल जाएगा क्या, एफ डी एक्स मिल गया। और डीएक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस के एक्स। डीएक्स की वैल्यू, सॉरी, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस के एक्स, क्योंकि ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स। भाई जितना तुम फोर्स लगाओगे स्प्रिंग भी तो उतना ही अपोज करेगी, जितना स्प्रिंग अपोज करेगी उसमें उतना ही वर्क डन स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक के, x1 से x2। मैंने आपको वर्क डन कहां से कहां पूछा है, x1 से x2। अगर मैं आपको पूछूं 0 से लेके x2 पे कितना वर्क डन लगेगा, तो यहां रखना 0 और यहां पे रखना x2। अगर मैं बोलूं आपको 0 से लेके x1 पे कितना, तो इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन ये। पर 0 रखने पे हमको ना एक्चुअल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हम लोग को फॉर्मूले में दोनों पोजीशन दी होगी, फिर जिस भी पोजीशन का पूछेगा हम वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया करेंगे, इसलिए x1 x2 लिया है। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए। हम लोग लिख सकते हैं x1 x2, इसको लिख सकते हैं माइनस के एक्स डी एक्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स के। तो यहां से वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगाना है हमको x1 से x2 के बीच में। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस के x1 का स्क्वायर बाई 2। सबको लिमिट लगाना आता है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम x की जगह पे पहले ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं, उसके बाद माइनस का साइन लगा के उसकी जगह पे, x की जगह पे लोअर लिमिट को रख देते हैं।
चलिए, तो यहां से आ गया हमारा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 के एक्स टू का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स वन का स्क्वायर, या यहां से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। माइनस साइन को इस साइड ले आया है। अच्छा, तीन टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से? पहला हाँ ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और तीसरा स्प्रिंग फोर्स। यानी कि स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन मिलेगा वो भी कैसा होगा? कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। तो भैया ये स्प्रिंग फोर्स के कारण मिला है, दिस इज ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, दिस इज ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स which is conservative force, hence work done will also be conservative। तो भाई वर्क डन भी इसका कैसा होगा? कंजर्वेटिव। तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। और आज की क्लास में मैंने आप लोगों को दो बार वर्क डन के फॉर्मूले बताए थे। एक बार डब्ल्यू नेट किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और माइनस डब्ल्यू सी किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये क्या आ गया, या आपने अनजाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर ली है। तो हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज माइनस डब्ल्यू सी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी U2 माइनस U1 ही तो। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू दिस, तो हाफ के एक्स टू का स्क्वायर हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। अब दोनों साइड को देखो, U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। इसका मतलब क्या होगा? U2 इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स टू का स्क्वायर, और U1 का मतलब क्या होगा? हाफ के एक्स वन का स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ इसका। Therefore U is equals to half k x का स्क्वायर। तो ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है। तो U is equals to half k x स्क्वायर। बार बार अनेक बार इसको एग्जाम में पूछा है इसमें। Derive the expression for potential energy of spring, U is equals to half k x स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के ऊपर वर्क डन इज इक्वल्स टू, यही सेम फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, prove that energy in a elastic spring is conserved कंजर्व रहती है। तो देखो यहाँ पे एक दीवार है और उसके बाजू में ये ग्राउंड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग लेके रखी हुई है। ये है हमारी वो स्प्रिंग, ये नीचे ग्राउंड पे लगी हुई है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एक बक्सा रख दिया है। ये बक्सा जो है इसके साथ में कांटेक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट देखो। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जिसको मैंने नाम दिया एक्सटर्नल फोर्स Fe। तो क्या स्प्रिंग ऐसी देखते रहेगी? नहीं, स्प्रिंग भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। डाउनवर्ड लगेगा स्प्रिंग फोर्स या अपवर्ड लगेगा? अपवर्ड लगेगा ऑब्वियसली। तो यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में हमको देखने के लिए कि मैं लेगा एक स्प्रिंग फोर्स। अब एक बात बताओ, ऊपर मैंने जो मास रखा है
उसका एक mg भी तो नीचे लगेगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे आएगा। तो मैं ना नीचे की डायरेक्शन में बना देता हूं एक ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की डायरेक्शन में रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सब यहीं पे लगने वाले हैं लेकिन अलग अलग दिखा दे रहा हूं आपको। उसके बाद देखो अब ये इसके साथ रगड़ते हुए नीचे आ रहा है, क्या लगता है इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा? फोर्स लग रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अपवर्ड, क्योंकि बॉक्स नीचे आ रहा है ना। मैंने फोर्स ऐसा लगाया तो बॉक्स नीचे आएगा, स्प्रिंग फोर्स भले ऊपर है पर इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स भी आने वाला है, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ होगी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। इसके ऊपर एक आधा नॉर्मल भी आ रहा होगा। देखो नॉर्मल कैसे होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तभी उसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो देखो इस सरफेस से वो कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के नॉर्मली इसके ऊपर एक फोर्स आने वाला है एफ एन। और कोई सा फोर्स पॉसिबल है क्या इसमें? तो बताओ मुझे। जितना जो कुछ भी हो सकता था मैंने सब कुछ इसमें ले लिया है, लिया है या नहीं लिया है? और कोई फोर्स मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे फोर्स हमने इसमें कंसीडर कर लिए हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताइए मुझे क्या है? बहुत बढ़िया, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स यानी कि सारे फोर्सेस को जोड़ दो। जोड़ देता हूं, मुझे अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता, मैं सारे फोर्सेस को जोड़ दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने जोड़ दिया एफ ई जो मैंने लगाया है, प्लस एफ स्प्रिंग, बताते जाओ, प्लस एफ जी, प्लस एफ एफ, हो गए सारे, प्लस एफ एन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसमें dx बाई dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो किसी को तकलीफ होगी? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, dv अपॉन dx, dx अपॉन dt। देखो dx से dx कट जाएगा, फिर से dv बाई dt बच जाएगा। अब बताओ dv बाई dx तो ठीक है, यहां पे dx बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं पहले लिख लेता हूं v, बाद में इसको लिखता हूं dv अपॉन dx। इसको हम लोग कई बार लिख भी चुके हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं आगे से लिखा करूंगा v dv बाई dx। कैसे? dv बाई dt में हमने dx बाई dt, dx बाई dx को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो dx बाई dt v बन जाता है। तो देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ नेट इज इक्वल्स टू मास v dv बाई dx। एफ नेट तो आपको पता है ना क्या है, उसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिखते हैं। एफ नेट इज इक्वल्स टू दिस मच। अब dx को मैं उठा के इस साइड ले आता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ नेट dx इज इक्वल्स टू एम वी dv। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, क्या लगता है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? जब भी dx dv ऐसा कुछ दिखता है ना, तो उनको हटाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो दोनों साइड अब मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन। तो जैसे ही मैं इस साइड इंटीग्रेशन करूंगा, बताओ क्या मिलेगा? ये क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन भी क्या मिलेगा? डब्ल्यू नेट। अरे भाई F1 इंटू डीएक्स करोगे तो F1 के कारण मिलने वाला वर्क डन, F2 इंटू डीएक्स करोगे तो F2 के कारण मिलने वाला वर्क डन। नेट फोर्स लिख दिया आपने, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या आएगा? डब्ल्यू नेट। आपको पता है ना वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी पीछे ही तो किया है हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो मुझको वर्क डन मिला। तो देखो एफ के कारण कितना मिला? डब्ल्यू। यहाँ पे एफ नेट होता तो डब्ल्यू नेट, यहाँ पे एफ ऑफ कुछ भी होता तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ कुछ भी। तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, इस साइड भी अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस साइड भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मास जो है वो तो कांस्टेंट है भाई, बाहर रहेगा। मास जो है वो कांस्टेंट है, बाहर है। v का इंटीग्रेशन करना है हमको इसके रिस्पेक्ट में। इनकी लिमिट लगा देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। देखो वेलोसिटी है तो हमने u और v लिख दिया इनिशियल। आप v1 v2 लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी आप लिख सकते हो। जब x होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? x1 x2। ये देखो जब x होता है ना तो x1 से x2,
जब वेलोसिटी होगी तो v1 से v2, v1 v2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, मेरी मर्जी। तो यहां पे देखिए हमने इसको u से लेके v के लिए इंटीग्रेट कर दिया। v dv, v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है। कहां से कहां तक के, u से लेके v तक के, या v1 से लेके v2 तक के। इसको हटा के v1 v2 लिखूंगा, कोई समस्या हो रही है? नहीं ना। तो देखो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू m v2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस m v1 का स्क्वायर बाई 2। आ गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, ये क्या दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, हाफ एम बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल, क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना। अच्छा मैंने यहाँ पे v और u लिखा है ना, चलो यहाँ पे v और u लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने तो यहाँ पे v लिखा है, तो यहाँ पे v नहीं लिखा, तो ये लो हाफ m u स्क्वायर। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं इसको, ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये क्या बात कर रहे हो सर, ये चीज तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो आप दोबारा इसको क्यों यहाँ पे निकलवा रहे हैं, इसका काम पड़ेगा अभी यहीं पे। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखना इस चीज को, क्या आ गया हमारे पास में, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डब्ल्यू नेट, यहां पे जितने भी फोर्स थे, इन सारे फोर्सेस के कारण जो वर्क डन मिला है, इन सारे फोर्सेस को हमने क्या कहा, नेट फोर्स। इनके कारण जो मिला है वर्क क्या होगा, वो डब्ल्यू नेट। तो ये डब्ल्यू नेट है क्या चीज, वर्क डन ड्यू टू दिस प्लस 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 वर्क डन ड्यू टू दिस। भाई एक फोर्स अपना कुछ काम किया, दूसरा फोर्स अपना कुछ काम किया, नेट फोर्स मतलब ये सारे फोर्स। तो डब्ल्यू नेट किसके कारण आया है, इन सारे फोर्सेस के कारण आया है ना। तो मैं डब्ल्यू नेट ऐसा भी तो लिख सकता हूं, वर्क डन ड्यू टू, सबसे पहले क्या लिखा था वहां, एक्सटर्नल फोर्स, प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई डब्ल्यू नेट का मतलब क्या है, सेपरेट सेपरेट फोर्सेस के कारण मिलने वाला वर्क डन, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं चाह रहा था कोई बच्चा ऐसा बोले, क्या नॉर्मल फोर्स के कारण भी कोई वर्क डन होगा, जरा ध्यान से देख के बताओ। भाई नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90, कॉस 90 0। तो नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। लेकिन बाकी के सारे फोर्सेस देखो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट है। बस वही एकमात्र 90 डिग्री पे था, इसलिए उसके कारण वर्क डन क्या होगा, 0। चाह रहा था कोई पूछे, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल फोर्स को तो हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों किस टाइप के फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन दोनों के बदले मैंने ऐसा लिख दिया। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जो पाथ पे, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है यार। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस डब्ल्यू सी, माइनस डब्ल्यू सी, माइनस डब्ल्यू सी, माइनस डब्ल्यू सी डेल यू। सब बच्चे जानते हैं कि माइनस डब्ल्यू सी किसके इक्वल होता है,
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो माइनस डब्ल्यू सी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हैंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आया है। तो इसके ऊपर आप लोग 4-5 स्टार लगा लेंगे। इस वाले फॉर्मूले का हमको हजारों बार इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा प्लस उसके ऊपर जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे होंगे, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ही नॉन कंजर्वेटिव आएगा, देखना इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अरे क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये देखो ये एक बक्सा है, इसको मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं 10 न्यूटन के फोर्स से, इसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन। यही दोनों फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालना होगा आपको। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एफ ई, और ये क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी जगह पे आप यही लिखेंगे। तो ऐसे करके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आते हैं वापस इस डेरिवेशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एन सी इज इक्वल्स टू, ये यू लिख दिया क्या, हाँ सही तो है ये। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। देखो ये के एफ है और यहां पे ये यू एफ है, तो मैंने के एफ प्लस यू एफ प्लस सॉरी माइनस, ये दोनों नेगेटिव है तो देखो इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाला तो के आई प्लस यू आई। इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास एक डेरिवेशन आ गया, ये एक रिजल्ट आ गया। हाँ कौन सा नॉन कंजर्वेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। एक बात बताओ, 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो क्या a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू 8 होगा क्या, नहीं होगा ना। चलो वापस से यहां आते हैं। अब देखो ये वाला हम लोगों ने एक डेरिवेशन कर लिया, इसके ऊपर भी आप लोग एक डब्बा बना लेना, क्योंकि इससे हमको अगला रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसके ऊपर एक डब्बा और 2-3 स्टार बना लो, उसके बाद हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाने वाला है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन का है, प्रूफ कर देंगे आप आखिरी लाइन में। तो लिखिएगा इफ, अच्छा एक बात बताओ, ये स्प्रिंग थी हमारी या ये बॉब था जिसको पेंडुलम, इसको मैंने यहां पे ले जाके छोड़ दिया है मैंने, छोड़ दिया, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से 0, और यहां तो कोई फ्रिक्शन विक्शन है ही नहीं, तो इसके ऊपर वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी कितना हो जाएगा, 0। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, इफ external force is absent and there is no friction, hence वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ये भी 0 हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये भी 0 हो जाएगा। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो उसके कारण वर्क डन 0, एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो उसके कारण भी वर्क डन 0। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को उस साइड लेके चले जाता हूं या इस वाले को उस साइड लेके चले जाओ, तो आपके पास बन जाएगा के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू के आई प्लस यू आई। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है बताओ,
एक बॉडी के पास इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो उसकी टोटल एनर्जी होती है। याद आ रहा है? तो हम लोगों ने पेंडुलम रखा था ऊपर में, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक या पोटेंशियल। तो फाइनली उसके पास जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम किसके बराबर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। चलो इसको इससे कंपेयर करते हैं, ये वाला जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम। इनिशियल इसके पास देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे 0, और पोटेंशियल कितनी है 100, मतलब आ गया टोटल 100। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, लेकिन काइनेटिक कितनी है 100। तो के एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू के आई प्लस यू आई। तो ये डायग्राम में या इस डेरिवेशन में ये जो लास्ट लाइन आप लोगों ने लिखी है, इससे आपको क्या पता चलता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है। ये टोटल एनर्जी है, इनिशियली जो टोटल एनर्जी थी वो फाइनली भी टोटल एनर्जी उतनी ही है, यानी एनर्जी कैसी है यहाँ पे कंजर्व्ड है। तो नीचे लिख दीजिएगा स्टार पॉइंट बना के, हेंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग लिखना जरूरी है, इलास्टिक का मतलब होता है कि वो फॉल्ट फ्री है। सर हो गई क्या क्लास? हाँ सर, बस 1 मिनट। तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसमें, कॉलिजन्स में। नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म कर देंगे और इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू तान्या और रिया। थैंक यू सर। ओके बच्चे।